हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। हाँ जी, इसमें हमने देखी बेटा क्लास सेवन्थ वसंत भाग 2 के चैप्टर 14 तक कंप्लीट हो गए हैं। आज हम करेंगे पीछे तक चैप्टर 14 तक सभी क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स सभी कंप्लीट हो चुके हैं, एक्सप्लेनेशन। और ये लास्ट चैप्टर है इस किताब का, 7वीं क्लास का सबसे लास्ट चैप्टर है ये। फिर इसके बाद ये बुक ख़त्म हो जाएगी पूरी। तो चैप्टर का नाम है आश्रम का अनुमानित व्यय। अनुमानित होता है अनुमान लगाना या अनुमान के अनुसार या अंदाजे के अनुसार, व्यय होता है खर्चे। तो इस चैप्टर में क्या है कि मोहनदास करमचंद गांधी इसके राइटर हैं, मोहनदास करमचंद गांधी जी। तो इन्होंने ही लिखा है ये। और इसमें क्या है कि एक आश्रम के बारे में पूरा डिटेल है, पूरे चैप्टर में पूरे आश्रम के बारे में वर्णन है। एक अहमदाबाद में एक आश्रम खोलने की प्लानिंग है इनके, और उनके उसमें सभी खर्चे इंक्लूड किए गए हैं कि क्या क्या खर्चा कहाँ कहाँ कितना कितना आएगा, उसके बारे में व्यवस्था है और इसके बारे में पूरा डिस्कशन है। ठीक है, तो जैसा कि चैप्टर से देखो, ऐसे बच्चे देखते हैं आश्रम का अनुमानित व्यय, तो जैसे चैप्टर का नाम बड़ा टफ लग रहा है ना। तो आप इनके आश्रम मतलब होता है कोई भी आश्रम को आप क्या कह सकते हो, कोई भी जैसे जिसमें बहुत से लोग रहते हैं ना, ठीक है। और अनुमानित होता है जहाँ पर अंदाजे के अनुसार व्यय होता है खर्चे। तो जिनके आप अर्थ समझोगे ना तो ये थोड़ा आसान लगेगा। तो आश्रम ही है उनका, तो क्या हिंदी में और एक्सप्लेनेशन करूँ। तो आश्रम का अनुमानित मतलब अंदाजे से जो खर्चे हैं उनके बारे में वर्णन है। गांधी जी ने ये सारा इसमें बोला है, लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं हम। आरंभ में संस्था, आश्रम को हम संस्था भी कह सकते हैं। आरंभ में संस्था में 40 लोग होंगे। जो अहमदाबाद में जो आश्रम खोलेंगे उनमें सबसे फर्स्ट में आरंभ में स्टार्टिंग में कितने लोग होंगे, 40 लोग अप्रोक्स में बता रहे हैं, वो लगभग 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या में 50 हो जाने की संभावना है। कुछ समय बाद 40 से ये 50 हो जाएंगे, यानी इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना होगी। ये कह रहे हैं कि पहले 40 होंगे लेकिन हर महीने 10 तो बढ़ ही जाएंगे अतिथि। इसमें 3 या 5 सह परिवार होंगे। 10 आएंगे, उनमें से 3 या 5 तो परिवार समेत आएंगे। इसलिए संस्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ। तो इसमें ये बोला है कि जब आश्रम की जो व्यवस्था करेंगे तो उसमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जो पारिवारिक लोग आएंगे अपनी फैमिली के साथ आएंगे, उनकी व्यवस्था एक अलग स्थान पे होनी चाहिए, और जो बाकी जो सिंगल होंगे उनकी व्यवस्था एक अलग स्थान पे होनी चाहिए। एक साथ रह सकते हैं वो परिवार वाले अलग। तो इनके ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों। मकान कुल 50 वर्ग गज फुट क्षेत्रफल में बना हो। ये क्वेश्चन बनता है छोटा कि मकान कितने वर्ग फुट गज में होना चाहिए। तो मकान कुल 50 वर्ग गज फुट क्षेत्रफल में बने। सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। इतना होने के बाद सब लोग उसमें आराम से रह सकते हैं। इसके अलावा 3000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय होनी चाहिए, अलमारियाँ होनी चाहिए। ठीक है, उस आश्रम में क्या क्या होना चाहिए, इतनी बड़ी पुस्तकालय होनी चाहिए जिसमें 3000 पुस्तकें हों, और अलमारियाँ होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ ज़मीन खेती के लिए भी होनी चाहिए। आश्रम में क्या हो कि खेती करने के लिए भी 5 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। इतने खेती के औजार होने चाहिए। इसमें कुदालियाँ, फावड़े, खुरपों की ज़रूरत होगी। देखिए इस चैप्टर में ये आया है कि जो आश्रम में बना रहे हैं उनमें क्या है, गांधी जी कहते हैं कि देखो सब काम सबको आना चाहिए। अपने जो घर में छोटे मोटे काम होते हैं, जो आश्रम बनेगा उसमें गेहूँ उपज के लिए, और मतलब कि कोबलर और सभी जैसे बढ़ई सभी होने चाहिए उसमें, कि जैसे कि बाहर सभी आवश्यकताएँ सभी लोगों की वहीं पर ही आश्रम में पूर्ति हो जाए। तो उन्होंने क्या कहा है कि 5 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, और कम से कम जिसमें 30 आदमी काम कर सकें, और खेती के सारे औजार होने चाहिए। खेती के औजारों में क्या आता है, कुदालियाँ, फावड़े और खुरपे। ठीक है, बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए।
5 एकड़, 5 बड़े हथौड़े, 3 वसूले। बड्डेगिरी क्या होता है? कारपेंटर। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? बड्डेगिरी के लिए औजार चाहिए 5 बड़े बड़े हथौड़े, 3 वसूले। वसूले होता है एक लोहे का औजार होता है, आगे से पतला होता है, पीछे से मोटा होता है, वो बोला है इसने। 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बम, वो नहीं है, वो उनके कारपेंटर के होते हैं, बड्डेगिरी के होते हैं। 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेधिनियाँ, 4 आरियाँ, 4 छोटी बड़ी संडासियाँ, 20 रतल कीले छोटी और बड़ी, 1 मोगरा, लकड़ी का 1 मोगरा हथौड़े कहते हैं, लकड़ी के हथौड़े को मोगरा कहते हैं, और मोची के औजार। और मोची के औजार भी चाहिए, यानी कि उन्होंने ये कहा एक बड्ढई का सामान भी सारा होना चाहिए और मोची के औजार भी होने चाहिए, ताकि आश्रम में जो भी रिक्वायर हो ना, मोची की रिक्वायर हो या बड्ढई की रिक्वायर हो, तो सभी यहीं से ही पूरी हो जाए, ना कि हमें बाहर जाना पड़े। आश्रम के सभी लोगों की रिक्वायर यहीं से पूरी होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने इन औजारों का वर्णन किया है कि आश्रम में ये सभी औजार होने चाहिए। ठीक है, मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। देखो, पहले पैसे की कीमत रुपए की बहुत ज़्यादा थी कि 1 रुपये में बहुत सारा सामान आता था। देखो, इतना सारा सामान उन्होंने बताया कि मेरे हिसाब से 5 रुपये में ही सारा सामान आ जाएगा। ठीक है, रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा, और रसोई के लिए जो खर्चा आएगा खाने पीने का सामान, वो 150 रुपये आएगा। और स्टेशन दूर होगा तो सामान या मेहमानों को लाने के लिए एक बैलगाड़ी भी चाहिए, और हमारा स्टेशन रेलवे स्टेशन दूर होगा तो मेहमान आएंगे जाएंगे, उनके लिए हमारे इधर ही एक बैलगाड़ी भी होनी चाहिए उनको लाने ले जाने के लिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम सब खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। देखो, इसमें कहा है कि मैं कुल मिला के औसतन खर्च निकालता हूँ तो एक आदमी का 10 रुपये प्रति व्यक्ति आएगा। एक महीने का एक व्यक्ति का 10 रुपये आएगा, तो इन सब का 6,000 रुपये खर्चा आएगा। तो हमारा आश्रम इतना खर्चा फर्स्ट टाइम नहीं निकाल पाएगा, इतने अंदर उनके इस आश्रम के अंदर इतना पैसा नहीं है कि वो इतना खर्चा फर्स्ट में ही कर सके। तो मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए, कि अहमदाबाद के लोग ये चाहते हैं कि यहाँ ये प्रयोग, मतलब ये खर्चा सबसे पहले अहमदाबाद में उठाया जाए 1 साल के लिए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद के ऊपर बताया गया खर्च सब खर्च उठाना चाहिए। अगर ऐसा सोचते हैं वो लोग, तो अहमदाबाद के लोग ही वहाँ के लोग वहाँ का 1 साल का खर्चा वहाँ उठाना उनको चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्चे मैं कहीं और से या दूसरी जगह से जुटा लूँगा। देखो, गांधी जी कह रहे हैं कि अगर अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो और जो खर्चे हैं दूसरी जगह से मैं जुटा लूँगा। अब चूँकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को ही उठाना चाहिए। अब सब ने प्लानिंग बना के ये किया कि 1 वर्ष का या उससे कुछ समय का खर्चा तो अहमदाबाद को ही उठाना चाहिए, क्योंकि नया नया आश्रम इतना खर्चा नहीं उठा पाएगा। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न हो, तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। चूँकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में किया है, इसलिए यह संभव है कुछ कुछ सामान मुझसे छूट गई हो। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की भी जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूल भी हो सकती है। देखो, इन्होंने कहा है कि अगर अहमदाबाद ये खर्च कुछ उठा ले तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं ऊपर बताए गए खाने के खर्च को इंतजाम मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मैं खर्च अनुमान, ये मैंने जो लिखा है, जो अनुमान लगाया है एक आदमी का इतना पैसा लगेगा, तो ये जो सब मैंने अनुमान से किया है, और इसमें कुछ भूल भी हो गई है, मुझसे कुछ सामान छूट भी गया हो, क्योंकि ये मैंने काम जल्दबाजी में किया है। गांधी जी ने ऐसे कहा। उसके बाद है, यदि अहमदाबाद सब खर्चे उठाएं तो विभिन्न मदों में खर्च इस प्रकार होगा। देखो, अगर अहमदाबाद सारे खर्चे उठाएगा तो किराया, बंगला और खेत की ज़मीन
ये खर्चा आएगा। अगला है किताबों की अलमारियों का खर्चा आएगा, और बढ़ई के औजारों का खर्चा आएगा, और मोची के औजारों का खर्चा। ये सारे खर्चे अगर अहमदाबाद उठा लेता है तो ये खर्चे ये आएंगे। और चौक के सामान, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी का खर्चा, और एक वर्ष के लिए खाने का खर्चा 6,000 रुपये अलग से। तो ये टोटल खर्चे बताए उन्होंने। और ऊपर इसमें इन्होंने बताया है कि क्या क्या सामान की रिक्वायर होगी आश्रम में। जब हम नया आश्रम खोलेंगे अहमदाबाद में तो इसके घरेलू सामान क्या क्या चाहिएगा, तो इसमें देखो लिखा हुआ है घरेलू सामान। तो ये सिर्फ सामान के नाम है, एक रीडिंग करवा देते हैं। देखो 4 पतीले 40 आदमियों का खाना बनाने के योग्य, 2 छोटी पतीलियाँ 10 आदमियों की योग्य, 3 पानी भरने के पतीले या तांबे के कल से, 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाइयाँ, 1 कढ़ाई, 10 रतल खाना बनाने के योग्य, 3 कलछियाँ, 2 आटा गूँथने की परातें, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, 3 केतलियाँ, 5 बाल्टियाँ नहाने या पानी रखने के लिए बर्तन, 5 पतीले के ढक्कन, 5 अनाज रखने के बर्तन, 3 तिपाइयाँ, 10 थालियाँ, 10 कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले, और 4 कपड़े धोने के टब, 2 छलनियाँ, 1 पतीले की छलनी, 3 चक्कियाँ, 10 चम्मच, 1 करछा, 1 ईमानदस्ता मूसली, 3 झाड़ू, 6 कुर्सियाँ, 3 मेज़ें, 6 किताबें रखने की अलमारियाँ, 3 दवातें, 3 काले तख्ते, 6 रैक, 3 भारत के नक्शे, 3 दुनिया के नक्शे, 2 बम्बई आते के नक्शे, 1 गुजरात का नक्शा, और 5 हाथ करगे बढ़ई के औजार, मोची के औजार, खेती के औजार, 4 पाइयाँ, 1 गाड़ी, लालटेन, 3 कमोड, 10 गद्दे, 3 चैम्बर पार्ट, 4 सड़क की बत्तियाँ, वैशाख नदी, 13 मंगलवार। देखो इन्होंने ये बनाया है, एक लिस्ट बनाई है सारे सामान की आश्रम के लिए गांधी जी ने। और ये आपको डेट याद करनी पड़ेगी, 11 मई 1915 को उसने ये लिस्ट बनाई थी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि वो किस डेट को लिस्ट बनाई गई थी सारे सामान के आश्रम के लिए, तो ये है 11 मई 1915। ठीक है, मेरा ख्याल है हमें लोहार राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत होगी, दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी। देखो इसमें क्या बताया है कि पूरे ही चैप्टर में ये है कि आश्रम के बारे में वर्णन है, आश्रम के खर्चों के बारे में वर्णन है, क्या क्या सामान चाहिएगा, क्या क्या सामानों की रिक्वायर होगी, एक आदमी खर्चा कितना लगेगा, सामान चाहिएगा, बैलगाड़ी चाहिएगी। ठीक है, और ये सारा सामान जो वो आश्रम के लिए चाहिएगा। और वो अहमदाबाद आश्रम से सोच रहे हैं कि उनसे हमारा खर्चा आ जाएगा 1 साल के लिए, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर वहाँ से खर्चा नहीं आएगा तो आश्रम इतना खर्चा एकदम नए नए आश्रम नहीं उठा सकता। तो बस यही है इसमें। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ना इसको। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे आगे। देखिए ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा पढ़ने में आपको लग रहा होगा थोड़ा टफ है, लेकिन इतना टफ नहीं है, पढ़ोगे तो सब कुछ आसान लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं, लेकिन गांधी जी पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले औजारों, छेनी, हथौड़े, वसूले आदि क्यों खरीदना चाहते हैं। देखो इसमें ये कहा है कि गांधी जी ये चीज़ें क्यों खरीदना चाहते थे, कि जो पेशेवर जो रखते हैं छीनी, हथौड़े, ये सब क्यों रखना चाहते थे। तो उन्होंने ये कहा है कि गांधी छीनी, हथौड़े, देखिए आंसर देखिए, गांधी जी छीनी, हथौड़े, वसूले इसलिए खरीदना चाहते थे जिससे लोग कुटीर उद्योग, लोहार, बढ़ईगिरी आदि को बढ़ावा दे सकें। छोटे छोटे कामों के लिए हमें दूसरों का मुंह ना ताकना पड़े। देखो इसमें गांधी जी ने ये कहा है कि हमारे आश्रम में सभी चीज़ें होनी चाहिए, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। उसमें सभी को अपना थोड़ा बहुत, किसी को कोई काम, किसी को कोई काम आता हो ना, तो सभी काम आश्रम में ही हो जाएंगे, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और छोटे छोटे काम आने भी चाहिए। ठीक है, तो इसमें यही कहा है कि वो छोटे छोटे कुटीर उद्योग होते हैं, जैसे ठीक है बढ़ई का काम, लोहार का, बढ़ईगिरी की, ये सब।
तो इसमें ये कहा है छोटे छोटे कामों के लिए हमें दूसरों का मुंह न ताकना पड़े, अपने काम स्वयं करके हम आत्मनिर्भर बन सके। इसमें क्या है कि हम अपने काम स्वयं कर लेंगे, कर सकेंगे छोटे छोटे काम, तो इसमें हम आत्मनिर्भरता की भावना भी आ जाती है सभी में। ठीक है, तो बस इसमें कुछ नहीं लिखना। तो ये प्रश्न में तो यही पूछा, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके दूसरों से करवाते हैं, पेशेवर कारीगर से। पेशेवर कारीगर जैसे बढ़ई अलग हो गए ये सब। तो गांधी जी ने अपने आश्रम में सभी प्रकार के औजार मंगाए हैं और सभी प्रकार के औजारों के अकॉर्डिंग वो चाहते हैं कि सभी लोग अपने काम आश्रम में ही कर ले, सभी लोगों की ज़रूरतें आश्रम से ही पूरी हो जाएं, लोगों को बाहर किसी का मुँह देखना न पड़े और लोग आत्मनिर्भर भी बन सके, आश्रम के लोग सभी आत्मनिर्भर हों, स्वयं पैसा कमाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित इन संस्थाओं और आंदोलनों का नेतृत्व किया। तो देखो गांधी जी ने क्या किया, अखिल भारतीय कांग्रेस का और कई अलग संस्थाओं का नेतृत्व किया है। नेतृत्व मतलब उनको संभाला है। उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों से उन अंशों को चुनिए और उनके हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। देखो गांधी जी ने कई सारे क्या किए हैं, संस्थाएं किए हैं, कई आंदोलन किए हैं, तो उनमें इनकी जीवनी को पढ़ना है, बहुत सारी किताबों को पढ़ना है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, उनमें चुस्ती है ये कैसे पता चलता है। तो बहुत सारे आपको गांधी जी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तब उनका कुछ आइडिया आपको आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैं 2-3 पॉइंट बता रही हूँ कि गांधी जी है ना क्या क्या करते थे। एक तो आप लिख सकते हैं इसमें, गांधी जी देखो इस क्वेश्चन में गांधी जी क्या करते हैं कि पैसे का बहुत हिसाब किताब करते हैं। जैसा कि आश्रम में बताया गया है कि आश्रम में उन्हें आश्रम बनाने से पहले सभी चीज़ों का खर्चा वह सब उसने नोट कर लिया था, कितना खर्चा आएगा, किस चीज़ में कितना खर्चा आएगा। तो वो उनकी आदत थी, वो हर चीज़ का हिसाब किताब करते थे। तो इसमें आप पॉइंट में ये लिख सकते हैं, गांधी जी पाई का हिसाब करते थे। वो कभी भी गांधी जी फजूल खर्ची नहीं करते थे, बेकार में पैसा खर्च नहीं करते थे। ठीक है, और वो अपने पैसे को बचाने में ज़्यादा विश्वास रखते थे और कई जगहों पर जहाँ उनको जाना पड़ता था, कई जगहों पर वो पैदल भी जाते थे ताकि पैसा उनका बच जाए। ठीक है, तो इसमें यही पूछा है प्रश्न में, जिससे उनके हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती। गांधी जी हिसाब किताब के प्रति कैसे चुस्त थे, तो वो बहुत सी जगह पैदल जाते थे, फिजूल खर्ची नहीं करते थे, पाई का हिसाब करते थे और इसीलिए कई आंदोलन उनके सफलतापूर्वक उन्होंने चलाए, बहुत से आंदोलन उन्होंने सफलतापूर्वक चलाए। और आश्रम का निर्माण करने से पहले भी उसने ये प्रमाणित होता है कि आश्रम का निर्माण करने से पहले भी उसने अपनी सारी हिसाब किताब, सारा लेखा जोखा लिख लिया था। ठीक है, क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी, इससे पता चलता है कि गांधी जी हिसाब किताब के प्रति बहुत ही चुस्त थे। लिख दोगे, एक बार फिर बोलती हूँ मैं। देखो इसमें ये दिखाना है, गांधी जी अपने हिसाब किताब के प्रति बहुत ही चुस्त थे। तो कैसे लिखेंगे कि देखिए गांधी जी ने बहुत सी संस्थाएं चलाई हैं, बहुत से आंदोलन किए हैं। ठीक है, और पैसे के हिसाब में क्या लिखेंगे कि वो फिजूल खर्ची नहीं करते थे, वो पाई का हिसाब रखते थे और कई बार पैसा बचाने के लिए वो पैदल भी चलते थे। ठीक है, इसी कारण उन्होंने बहुत सारी संस्थाओं और आंदोलनों का नेतृत्व किया और उन्होंने सफलतापूर्वक चलाया। और इसी कारण ये इससे प्रमाणित होता है कि गांधी जी ने ये आश्रम बनाने के लिए उन्होंने प्लानिंग की थी, उसमें अपना सारा हिसाब किताब का उसने लेखा जोखा लिख लिया था पहले से। इससे पता चलता है कि गांधी जी अपने हिसाब किताब के मामले में बहुत ही चुस्त थे। बस यही करना है, आप जितना अपनी मर्जी से अपने हिसाब से लिख सकते हो इसमें यही बातें लिखना है उनके हिसाब किताब के बारे में। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है। ठीक है, एक कोई बाल आश्रम खोलना है बच्चों के लिए। इस बजट से प्रेरणा लेते हुए उसका अनुमानित बजट बनाइए। तो इसको जो हमने जो चैप्टर है उसके अनुसार एक बजट बनाना है बाल आश्रम के लिए। तो इस बजट में दिए गए किन किन मदों पर आप कितना खर्च करना चाहोगे, कहाँ पर अपनी मर्जी से लिखना है कि आप आश्रम बनाओगे तो कहाँ कितना खर्च करोगे। ठीक है, किन नए मदों को जोड़ना या घटाना चाहोगे, कुछ अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। तो बाल आश्रम बनाने के लिए हमें 2 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता होगी, उसमें 5 एकड़ के लिए बताया था, इसमें है 2 एकड़। तो क्या है, बाल आश्रम बनाने के लिए हमें ऐसे लिखना है, देखिए बाल आश्रम बनाने के लिए, बच्चों का आश्रम बनाने के लिए हमें 2 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक तो ज़मीन दिखाएंगे हम इसमें,
और इस बाल आश्रम को बनाने के लिए इस युग में कम से कम 2 करोड़ रुपयों की, आज के टाइम में हम अगर बाल आश्रम बनाते हैं तो कम से कम 2 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। ठीक है। और कितने कमरे चाहिएंगे? 20 कमरे चाहिएंगे। ठीक है। 2 रसोई चाहिएंगी और खेल का मैदान चाहिएगा बच्चों के लिए। तो भाई बच्चों का आश्रम बनाओगे तो खेल का मैदान बनाना पड़ेगा, तो खेल का मैदान बनाना पड़ेगा। शिक्षा के लिए स्कूल के भवन बनाना पड़ेगा, स्कूल का निर्माण करना पड़ेगा। शिक्षा संबंधी सामान की आवश्यकता होगी और शिक्षा के वेतन की व्यवस्था, शिक्षकों के वेतन की व्यवस्था भी करनी। शिक्षक लगाओगे वहाँ पे, उनके वेतन की आवश्यकता होगी और बच्चों के बीमार पड़ने पर दवाइयों का भी प्रबंध करना पड़ेगा या अस्पताल बनाना पड़ेगा छोटा सा MI रूम की तरह। और आश्रम का वातावरण शुद्ध रखने के लिए छायादार वृक्ष भी उगाने चाहिए। देखो बच्चों के लिए आश्रम है तो एक तो ज़मीन दिखाएंगे, कमरे दिखाएंगे। तो ज़मीन कितनी दिखाएंगे? 2 एकड़। कमरे दिखाएंगे 20, 2 रसोई दिखाएंगे और खेल का मैदान दिखाएंगे और स्कूल के लिए बच्चों की शिक्षा के लिए और टीचरों की व्यवस्था करेंगे, टीचरों की सैलरी की व्यवस्था करेंगे। खुले वातावरण शुद्ध करने के लिए पेड़ों की व्यवस्था करेंगे। ठीक है। जैसे जैसे आपको याद आए, दवाइयाँ, बच्चे बीमार हो जाएंगे, दवाइयाँ का भी इंतजाम करेंगे। तो सभी खर्चे लगा के कुल 2 करोड़ रुपए खर्च आज के टाइम में आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध धोना, खाट बुनना करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। एक तो करना चाहें वो कौन कौन से कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं, और कौन कौन से आप चाहकर भी नहीं सीख पाते, इसका क्या कारण है वो बताना है। और उन कामों की सूची भी बनाइए जिन्हें आप सीख कर ही छोड़ेंगे। यानी कि आप उन कामों की भी सूची बनाओ, उनको भी लिखो जिनको आप सीखोगे ही सीखोगे। ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे हम कि ऐसे कार्य जिन्हें हम स्वयं कर सकते हैं। देखो यहाँ पे पूछा ना, छोटे मोटे काम ये है जिन्हें हम स्वयं कर सकते हैं। तो स्वयं कौन कौन से काम कर सकते हैं? घर की पुताई कर सकते हैं, दूध धोना, खाट बुनना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, ये हम स्वयं कर सकते हैं। कई लोग तो खाना बनाने के लिए भी रखते हैं, झाड़ू लगाने के लिए भी रखते हैं ना, तो इनको हम स्वयं करना चाहिए हमें। खाट बुनना, दूध धोना, ये तो खुद करना चाहिए। घर की पुताई वगैरह भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये तो इन्हीं पॉइंट है, इनमें से आपको छाट के लिखने हैं। ठीक है। इन सब कामों को न सीखने के क्या कारण है? तो मुझे इन कामों को सीखने का अवसर नहीं मिला। सबके अलग अलग रीज़न होते हैं, किसी को अवसर नहीं मिला, किसी को सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, कोई सिखाना नहीं चाहता है ना। तो आप इनमें अपने हिसाब से भी लिख सकते, थोड़ा बदलाव भी कर सकते हैं, सेम टू सेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो मुझे अवसर नहीं मिला, तो एक मेरे परिवार वालों ने मुझ पर भरोसा नहीं किया, या मुझे इन कामों में इंटरेस्ट नहीं था उस समय, या मुझे कुछ समझ नहीं थी उस समय कि मैं सीख नहीं पाया, है ना। ये भी लिख सकते हो कि उस समय मुझे इन चीज़ों के सीखने के बारे में इतना पता नहीं था कि आगे जाकर मेरे ये चीज़ें काम आने वाली हैं। मैं बचपन में कमज़ोर था। तो आप एज इज पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो इनको। निम्नलिखित कार्यों को सीखना चाहता हूँ, मैं सीख कर ही रहूँगा। वे कौन कौन से काम हैं जो आपको आज आते नहीं हैं लेकिन आप सीख कर ही रहोगे? तो एक तो घर की सफाई करना, स्वादिष्ट भोजन बनाना, घर की बिजली को ठीक करना, घर की पुताई करना, और अपनी मर्ज़ी से कोई भी छोटा बड़ा काम अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है। इस अनुमानित बजट की गहराई से पढ़ने के बाद, हमने इस बजट को बहुत गहराई से पढ़ा। इसको पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्य, आश्रम के क्या उद्देश्य हैं, मतलब आश्रम क्या चाहता है, उन्होंने ऐसे ऐसी कंडीशनें रखी, ऐसे औजार रखे कि सभी आश्रम में ही सब चीज़ों की पूर्ति हो जानी चाहिए, तो उनका क्या उद्देश्य है, कार्य प्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं। देखो आश्रम के उद्देश्य और कार्य प्रणाली के बारे में निम्नलिखित अनुमान लगाए जा सकते हैं। देखो लोग आत्मनिर्भर बने, काम स्वयं करेंगे तो आत्मनिर्भर बनेंगे, लोग अपनी मेहनत की कमाई खाएंगे। ठीक है। क्या करेंगे? सबसे पहले तो आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वयं काम करेंगे तो आत्मनिर्भर, और अपनी मेहनत की कमाई खाएंगे, दूसरे से मांग कर नहीं खाएंगे, कभी किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। लोग कुछ सीखकर स्वाभिमानता पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकेंगे। पहले सीखेंगे फिर वो काम करेंगे तो अपना स्वाभिमान उनका बना रहेगा। अनुशासन और परिश्रम का महत्व समझ सकेंगे, परिश्रम करेंगे तो उनका महत्व भी समझेंगे, अनुशासन से रहेंगे तो उनका महत्व भी समझेंगे, और खर्चों को कम करके बचत करना सीख सकेंगे। ठीक है।
और वो बचत करना भी सीख जाएंगे। अब देखिए इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। इतने क्वेश्चन बनते हैं इसके, मेन नीचे इसके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अभ्यास में निम्नलिखित एक, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी बेटा, जो ये शॉर्ट क्वेश्चन मैं करवाती हूँ MCQ, तो उनमें आप अपने देख लिया करो आपको कौन कौन से आते हैं। जैसे फर्स्ट जैसे क्वेश्चन है, गांधी जी कहाँ आश्रम का निर्माण करना चाहते थे, तो आपको इसका ये पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। तो मैंने बोल दिया अहमदाबाद। अगर आपको इसका आता है अहमदाबाद, तो आप इसका ऐसे टिक लगाएंगे ऐसे, यानी कि आपको ये आता था। ठीक है, क्योंकि इसमें तो आंसर दिख रहे हैं, तो फिर मैं छुपाती हूँ तो ठीक नहीं लगता थोड़ा, लेकिन आपको ये आता है तो आप इसमें से देख लेना कितने क्वेश्चन है टोटल। इसमें क्वेश्चन है 12, तो 12 में से आपको कितने चैप्टर में से आते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कितना आपको चैप्टर समझ में आया। ठीक है, और जो नहीं आते हैं उनको आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो आश्रम कहाँ बनाना चाहते थे? अहमदाबाद में। और आश्रम में रहने वाले लोगों की कितनी संख्या बताई गई है? 40। ये तो ठीक था, बाद में बढ़ेंगे ना। आश्रम में कितने रसोई बनने का अनुमान लगाया गया था? 3 रसोई बनने का। पुस्तकालय में रखे जाने वाली पुस्तकों की संख्या कितनी बताई गई है? कितनी? अभी 3000 पुस्तकें रखी जाएंगी उसमें। पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें रखी जाएंगी? 3000। मकान बनाने के लिए कितनी ज़मीन की आवश्यकता बताई गई है? 5000 वर्ग फुट। क्या है? 5000 वर्ग फुट। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो याद करने हैं, जो आ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है, खेती करने के लिए कितनी ज़मीन की मांग की गई? खेती करने के लिए 5 एकड़ ज़मीन की। और गांधी जी के अनुसार रसोई के सामान पर कुल कितने रुपए खर्च होने का अनुमान है? रसोई के ऊपर 150 रुपये। रसोई के खाने पीने के जो सामान लाएंगे उनमें 150 रुपये का अनुमान है। और गांधी जी के अनुसार 50 लोगों का औसतन 1 वर्ष का कुल कितना खर्च आएगा? 10 रुपये के हिसाब से बताया था गांधी जी ने, तो उसमें 50 लोगों का आएगा 6000 रुपये। ठीक है, मेहमानों को लाने से ले जाने के लिए किस वाहन की मांग की गई थी? मेहमानों को लाने ले जाने के लिए किस वाहन की? बैलगाड़ी के लिए बताया था। और शिक्षण के लिए कितने देसी हथकंडों की आवश्यकता है? हथकरघों की अवस्था की मांग की गई 5-6। गांधी जी ने आश्रम में स्थापना कब करनी चाहिए थी? गांधी जी ने आश्रम की स्थापना कब करनी चाहिए? 1915 में। ये डेट आपको याद करनी पड़ेगी, 1915 में। और उन्होंने देखो उसमें लिखा भी है 11, क्या है वो जो उन्होंने लिखा था ना, 11 मई 1915 में उन्होंने वो लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने सभी सामान की लिस्ट बनाई थी। आगे है, गांधी जी ने जिस आश्रम की स्थापना की थी बाद में किस आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ? वो बाद में साबरमती के आश्रम से नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है विद क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सभी। तो ऐसा सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सभी बच्चे इसको अभी की अभी रीडिंग करेंगे, चैप्टर को भी, क्वेश्चन आंसर को भी, और पूरी वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो कंप्लीट चैप्टर लर्न हो जाएगा। आपको कुछ ज़्यादा रट्टिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आशा है सभी बच्चों को याद हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।